शुरू करते हैं। और 2024 के अटैम्प्ट का क्वेश्चन है ये, और रिक्वायरमेंट से हम इसको लेके चलेंगे। रिक्वायरमेंट है इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू ईच ऑफ द अबव रजिस्टर्ड पर्सन। जिसने रजिस्टर्ड पर्सन ऊपर दिए हुए हैं, हमने इनका कैलकुलेट करना है। ऑल्सो कंप्यूट इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ एनी, अगर कोई है, फॉर द टैक्स पीरियड फरवरी 2024। और ब्रैकेट में कहता है शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशन एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस। ये जो ब्रैकेट में गिवन करता है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसने कहा है कि कोई चीज़ एग्जेम्प्ट है मुझे वो भी बताओ, कोई चीज़ डिसअलाउ है मुझे वो भी बताओ, कोई चीज़ एक्सक्लूड हो रही है मुझे आपने वो भी बतानी है। तो रिक्वायरमेंट है। सवाल देखते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ 3 रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024। 3 पर्सन है, पर्सन ए बी सी। हम देखते हैं टैक्सेबल पहले आता है बात परचेजेस की। अब परचेजेस की बात करें तो ये तो इनपुट टैक्स की सारी बात हो रही है। सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है, फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, फिर मशीनरी फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है, एग्जाम सप्लाईज ली हैं, और ज़ीरो रेटेड सप्लाईज जो हैं वो भी इसने ली हैं। ठीक है। और फिर सप्लाईज की बात करें, टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, एग्जाम सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, ज़ीरो रेटेड सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन है, और इनपुट टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड उसने पिछले मंथ का दिया हुआ है, तीनों पर्सन का। फिर उसने हमें हर पर्सन की ना एक आधी एडजस्टमेंट जो है वो गिवन की गई है नोट के साथ, वो देखते हैं। अब पर्सन 1 में जो टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है, उसके बारे में वो हमें क्या बता रहा है। वो कह रहा है इसके बारे में कि ये जो सप्लाईज हैं इसमें ट्रेड डिस्काउंट जो है वो लेस किया गया है, और कैश डिस्काउंट भी लेस किया गया है। 2 मिलियन ट्रेड डिस्काउंट और 1 मिलियन कैश डिस्काउंट। हमें पता है कि ट्रेड डिस्काउंट तो हम अलाउ होता है, कैश डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। कैश डिस्काउंट तो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट में आता है, हम पढ़ के आ चुके हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं होता। हम इसे ऐड बैक करेंगे। पॉइंट नंबर 2 इसकी बात कर रहा है कि 20% सप्लाईज आर थर्ड स्केड्यूल आइटम, कि इस 20 मिलियन में 20% क्या है, थर्ड स्केड्यूल आइटम्स हैं, और उसकी रिटेल वैल्यू जो है वो 30% ज़्यादा है परचेज वैल्यू से। मतलब जितनी खरीदी हुई हैं उससे 30% ज़्यादा पे। और हमें पता है कि रिटेल प्राइस, खरीदी भी रिटेल प्राइस पे जाती है और बिकती भी किसके ऊपर है, रिटेल प्राइस पे बिकती है, जिसको एडजस्ट करेंगे। फिर पॉइंट नंबर 3 में वो कहता है जो मशीनरी है हमारी, डैट इज़ यूज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाईज, किस में इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जाम्प्ट में। पॉइंट नंबर 4 है 10% ऑफ सप्लाईज आर मेड टू कॉटेज इंडस्ट्री। पॉइंट नंबर 4 ये वाला ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री को सप्लाई करेंगे, फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। फिर पॉइंट नंबर 5 में वो कहता है सप्लाईज जो हमने की हैं वो कितने की हैं, 2 मिलियन की कॉटेज इंडस्ट्री से एग्जाम्प्ट होती हैं। मशीन जो है वो हमारी पॉइंट नंबर 6 में जो है वो टैक्सेबल और सिर्फ टैक्सेबल में ही इस्तेमाल हो रही हैं। कहता है ऑल द अबव फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स वेयर एवर एप्लीकेबल, सेल्स टैक्स पे इज़ पेएबल एट द रेट ऑफ 18%। ये इसने हमें क्या किया है, गिवन किया है। अच्छा सवाल है, इसको तसल्ली से एक दफ़ा रीड करें, फिर मैं आप सॉल्व करता हूँ। आप लोग के पास 5 मिनट हैं, आप इसको रीड करें। इवन जो ऑनलाइन वाले बच्चे होते हैं, जब उन्हें कहा जाए ना रीड करने का, तो अपनी स्क्रीन को पॉज कर लिया करें और वहाँ पे प्रॉपर टाइमर लगा के रीड किया करें। ये भी बिल्कुल फ्रेश सवाल है, ताज़ा। इसको ज़रा सॉल्व रीड करें, तसल्ली से समझें क्या कह रहा है, फिर हम इससे सॉल्व करते हैं। 16 मार्क्स का सवाल है, और हम इसको फिर टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे, कितने टाइम में या कितने मिनट्स में इसको हमने सॉल्व करना है। समझ आया सवाल? अब ये क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखें तो 3% है, हमने इसको अपने ही फॉर्मेट के मुताबिक जो है सॉल्व करेंगे। हम पहले मिस्टर ए कर लेंगे, मिस्टर बी का, और फिर हम इसको करेंगे मिस्टर सी का, तो इसलिए हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब इस तरह का सवाल का फॉर्म देख के बच्चे डर जाते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ले लेंगे मिस्टर ए, और टैक्स पीरियड क्या है, टैक्स पीरियड है हमारे पास फरवरी
जो टैक्सेबल सप्लाईज उसने की हैं रजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस, वो कितने की हैं? 10 मिलियन की हैं। वो कह रहा है कि नोट दिए इसके साथ कि इसमें से ट्रेड डिस्काउंट जो है वो लेस है और कैश डिस्काउंट भी हमने लेस करवाया हुआ है। अब हमें पता है ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है हम पढ़ के आ चुके हैं डिस्काउंट में। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब हम सामान खरीदने जाते हैं जो हमें फेस पर डिस्काउंट मिल रहा होता है वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। और वो क्या होता है? वो इनवॉइस के ऊपर मेंशन भी होता है और वो बिजनेस कन्फर्मिटी के मुताबिक भी होता है। जैसे हर चीज़ पे 10% ऑफ मिलेगा, डैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट, वो हमें अलाउ है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? डैट इज़ अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, पहले पेमेंट कर दो डिस्काउंट मिल जाएगा। हमें पता है कैश डिस्काउंट हमें अलाउ नहीं होता। तो ट्रेड डिस्काउंट ठीक लेस हुआ है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट लेस हुआ है वो नहीं होना चाहिए। हम उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना बनेगी इसकी वैल्यू? 11 मिलियन। इसके ऊपर रेट लगेगा 18%, फिर टैक्स कितना आएगा? 1.98। डन हो गया। फिर हमने ली है मशीनरी, नहीं एग्जाम्प्ट गुड्स है। एग्जाम्प्ट गुड्स जो है वो हमने बाय की हैं, कितने की हैं? 2 मिलियन की। हमें पता है इसके ऊपर टैक्स नहीं होता। फिर हमने मशीनरी ली है, वो कितने की है? 4 मिलियन की, और इसके ऊपर टैक्स कितना होता है? कितना आएगा? 0.72। ये हमारा इनपुट टैक्स आ गया। और तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं। अब आगे चलेगी बात हमारी सेल और आउटपुट टैक्स की। आउटपुट टैक्स ले लेते हैं, हम अगले पेज पे चले जाएंगे। ये आ जाएगा जी हमारे पास सेल्स टैक्स डेबिट आउटपुट टैक्स, 3 कॉलम, वैल्यू RATEAMOUNT रुपीज़। इन मिलियन है तो आपने इन मिलियन लिखना है। डन। अच्छा जी, अब हम आते हैं सप्लायर्स के ऊपर। टैक्सेबल सप्लायर्स टू रजिस्टर्ड पर्सन है, हम लिख लेते हैं सप्लायर्स टू, कितने की हमने की है? 8 मिलियन की। रेट कितना है? 18%। अच्छा, अगली है टैक्सेबल सप्लायर्स टू, हमने पढ़ते क्या करना है इसको? स्टार। क्यों? फर्दर टैक्स क्या होना है? चार्ज होना है। हम लेते हैं जी अब टैक्सेबल सप्लायर्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कितने की है? 5 की। कितना लगेगा रेट? बताएं ज़रा। 8 का 18 कितना आता है? 8 का 18% कितना आता है? और अगले का 0.9 पूरा, कोई 1 2 कुछ नहीं आता। डन हो गया। और कुछ है? एग्जाम सप्लायर्स नहीं, जीरो रेटेड कुछ नहीं है। डन, यही है बस हमारा। तो इसको कर लें, आपके पास आ जाएगा आउटपुट टैक्स कितना बनेगा आपका? टू पॉइंट 2.34। बस। अपोर्शनमेंट इसमें है नहीं, इसका मतलब नहीं है ना अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट कब होती है? जब आपके सप्लायर्स मल्टीपल हों, टैक्सेबल भी, एग्जाम्प्ट भी और जीरो। इसमें है तो इसके लिए अपोर्शनमेंट भी नहीं है, तो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आगे हम क्या करेंगे? सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल निकालना है। तो आ जाएगा जी हमारे पास सेल्स टैक्स पेएबल, वो निकालेंगे। 2 कॉलम बनेंगे हमारे। आउटपुट टैक्स हमारे पास आ जाएगा, कितना आया? 2 पॉइंट, लेस करवाएंगे हम इसमें से। इनपुट टैक्स रूल क्या है? 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अब वो कितना बनेगा? 2.34 का 90% कितना आता है? 2.10 सीन पर नहीं आते। और हम लेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड, कितने? 3। और हम लेंगे फॉर द पीरियड, वो कितना है हमारा?
1.98 ऐसे ही है। मशीन का तो अलग जाएगा ना, बिकॉज मशीन पे रूल अप्लाई नहीं होता 90। कितना बनेगा 4.98। 4 हमें पता लोअर क्लेम होने, लोअर कितने 2 पॉइंट लेस करवाएं कितना आएगा 0.234 आएगा। वैसे चलिए 0.24 आएगा। डन आ गया। अब इसके बाद हम क्या लेस करवाएंगे, अबे नहीं मशीन के ऊपर वो नहीं लेस करवाना, इनपुट टैक्स ऑन मशीन। अब मशीन पे हम यहाँ पे लेस करवा रहे हैं, क्यों? बिकॉज मशीन के ऊपर कोई किसी किस्म का 90% का रूल अप्लाई नहीं होता, इसलिए सारा लेस होगा कितने 0.72। अब आप खुद बताएं क्या जवाब आएगा, नेगेटिव जवाब नहीं हो गया? तो ये क्या होगा, इनपुट टैक्स ऑन मशीन जो है ये क्या हो रहा है कैरी फॉरवर्ड। कितना था जवाब बताएं जरा, नेगेटिव 0.4 ये नेगेटिव आ रहा है। ओके अच्छा, अब हम यहाँ पे करेंगे फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स कितना है हमारा 4%, और 5 का लेंगे कितना आता है 5 का 4% 0.02 0.2 ये भी आ गया। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, मतलब जगह मेरे पास नहीं है। अब मैं कहूँ मेरे पास सेल्स टैक्स पेएबल कितने, जो मैंने पे करना है वो सिर्फ फर्दर टैक्स ही है, बिकॉज हम पढ़ के आए हैं जो हम फर्दर टैक्स लेते हैं वो एज इट इज़ गवर्नमेंट को पे होता है, वो तो कभी एडजस्ट नहीं होगा। पेएबल कितना आएगा 0.2 मिलियन। फिर इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो कितना है, अभी हमने निकाला है वो 0.4 है। ये 0.4 मशीन का इनपुट टैक्स है, बिकॉज मशीन का इनपुट टैक्स था इस महीने का 0.72 मिलियन, वो हम क्लेम नहीं कर पाए थे, इसलिए वो हमने सारे का सारा क्या किया है कैरी फॉरवर्ड किया है। ऐसे ठीक है, डन। और फिर नॉर्मल इनपुट टैक्स भी तो है हमारा, जिसे हम कह रहे हैं इनपुट टैक्स जो कॉमन है वो भी तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, क्योंकि वो हमारा कितना बना था 4.98, हम कितना क्लेम कर पाए हैं 2 पॉइंट कितना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 2.88। तो ये पेएबल है, ये फिक्स एसेट है कैरी फॉरवर्ड, ये अदर देन फिक्स एसेट जो है कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा ए जो है वो कंप्लीट होता है। इसकी कोई अच्छी तस्वीर ले अच्छे एंगल से, जो बिल्कुल प्रॉपर लाइट के बगैर हो। फिक्स एसेट का जो मशीन का इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर पाए सारे का सारा, वो नॉर्मल वाला है, आसान था। अब इसमें देखिए कंफ्यूजन कहाँ पे हुई होगी बच्चों की, मेरे ख्याल से एक ही कंफ्यूजन हुई होगी, और वो क्या है कि जब इन्होंने ये देखा होगा ना मशीन का इनपुट टैक्स भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और नॉर्मल भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हुआ होगा। लेट्स सी, बिकॉज होना नहीं चाहिए कंफ्यूज। पॉइंट नंबर, अब मिस्टर बी को देखें, ये नोट कर ली है, मिटा दूं, कर लें नोट भी कर लिया करें, पिक्चर डिलीट होगी ना तो आप लोगों की मेमोरी भी डिलीट हो जानी है। ये अटेम्प्ट है रिसेंट, इसका सलूशन नहीं है, इसको कर लो। तो ये हम सलूशन बच्चों को वैसे शेयर कर देंगे कि दिस इज़ द रिसेंट अटेम्प्ट सलूशन, क्योंकि बुक में भी अभी तो नहीं आया होगा ये, वरना बुक में सलूशन अगर होता तो मैं डाल देता। बुक जा चुकी है पब्लिशिंग पे, तो बुक का सलूशन तो है नहीं अभी। ये लग रहा है कुछ फेमिलियर सा, ऐसा किया था नहीं? आसान सवाल है वैसे।
16 मार्क्स अच्छे हैं वैसे, 16 मार्क्स के पर्सपेक्टिव पर देखा जाए ना, मार्क्स ज़्यादा हैं, सवाल आसान है। अभी आपको दिखाता हूँ 16 मार्क्स का सवाल, इससे पहले वाले कैसे आते हैं। वो तो बंदा पढ़ते पढ़ते शाम कर ले, सवाल समझ ही नहीं आता। मिटा दूँ? चलें जी, अब मिस्टर बी को सॉल्व करें। अब मिस्टर बी में 3 एडजस्टमेंट है, नोट 2, नोट 3 और नोट 4 की, ठीक है। चलिए जी, मिस्टर बी सी में एडजस्टमेंट सारी करेंगे, मिटाते हैं इसको सारा, यहाँ पे है। मिस्टर बी, चलें जी मिस्टर बी को देखते हैं। देखिए मिस्टर बी ने टैक्सेबल सप्लाईज ली हैं रजिस्टर्ड पर्सन से 20 मिलियन की। साथ उसने उसकी एडजस्टमेंट दे दी है कि इस 20 मिलियन में से 20% ऐसी हैं जो रिटेल आइटम्स हैं और उसकी कीमत क्या है, 30% ज़्यादा है परचेज वैल्यू से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा नॉर्मल आइटम्स को और रिटेल आइटम्स को। तो हम यहाँ पे लेते हैं जी नॉर्मल सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। क्या लेंगे हम, नॉर्मल सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। अब वो कितनी है, देखिए 20 मिलियन है ना। अब 20 मिलियन का 80% नॉर्मल है, 20% क्या है, थर्ड स्केड्यूल आइटम है। ज़रा बताएं कितना बनता है 20 मिलियन का 80% नॉर्मल सप्लाई, 16 पूरा। तो 16 मिलियन हमारे पास नॉर्मल आ गई है, रेट लगा 18%, टैक्स कितना आएगा 2.88। अब उसने हमें कहा है रिटेल आइटम्स या थर्ड स्केड्यूल आइटम्स, वो भी देखते हैं हम। थर्ड स्केड्यूल आइटम्स, अब उसमें जो उसने अंग्रेजी बोली है ना, इसको ट्रांसलेट करते हैं। पेपर में बैठे हुए हैं, वो कह रहा है जी इस 20 मिलियन का जो 20% है वो किसको शो कर रहा है, रिटेल आइटम्स को। और जो रिटेल आइटम्स हैं वो अपनी परचेज प्राइस पे 30% ज़्यादा बिकती हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.30 से, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ रिटेल आइटम। 30% ज़्यादा का मतलब है आप उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताएं क्या जवाब आता है, 5.2। 5.2 का 3 2 5.2, ओके। या इन अदर वे, अभी हमने यहाँ पे निकाला था, हमारी आइटम बनती है रिटेल 4 मिलियन की, 30% का मतलब है 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी जवाब कितना आएगा, 5.2 आएगा। यू कैन गो विद दिस कैलकुलेशन, यू कैन गो विद दिस कैलकुलेशन, दैट इज अप टू यू। डन। रेट कितने, कितना टैक्स होगा, 0.9336। अब ये हमने क्यों किया, बिकॉज हम ये क्लियरली पढ़ के आए हैं कि जो रिटेल आइटम्स होती हैं वो कभी भी रिटेल प्राइस से कम पे नहीं बिक सकती, बिकेंगी भी हम किस पे ट्रेड करेंगे। और हमने जब वैल्यू सप्लाई के रूल्स पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने डिस्कस भी किए सिनेरियोज, याद है किसी को, वैल्यू सप्लाई के जब हम रूल्स पढ़ रहे थे वहाँ हमने ये सिनेरियोज डिस्कस किए हुए थे। डन। और इसके अलावा बताएं परचेजेस में और क्या आ रहा है, मशीनरी फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 8 मिलियन की है और नोट 3 पे है कि सिर्फ एग्जाम्प्ट में इस्तेमाल हो रही है। ओके, जब उसने बता दी है मशीनरी एग्जाम्प्ट में इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब इस मशीन का जितना भी इनपुट टैक्स है वो क्लेम नहीं हो सकता, सारा वेस्ट होगा। पर कितने की मशीन ली है उसने, 8 मिलियन की, और 18% के हिसाब से मशीन पे कितना टैक्स पे किया होगा इसने, बताएं, 1 पॉइंट लिख लिया। उसके बाद है जीरो रेटेड सप्लायर्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, किससे ली है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, आप लेंगे जीरो रेटेड सप्लायर्स, किससे ली है, अनरजिस्टर्ड से। कितने की हैं, 3 की हैं, रेट लगाएं, कुछ भी नहीं है। डन, कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा।
तो ये इनपुट टैक्स की सारी वर्किंग तो हमारी हो गई है। अब हम सप्लाइज में आए। टैक्सेबल सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन से कितने गिवन की है, 28 मिलियन की। हम यहाँ पे ले लेंगे 28 मिलियन। रेट लगाएं, बताएं क्या आते हैं, 5। डन। फिर है टैक्सेबल सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। इस पर उसने नोट 4 गिवन किया है कि इसमें से 10% जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री को दी गई है। अब इसका ताल्लुक जो है ना कॉटेज इंडस्ट्री का, ये फर्दर टैक्स पे है। हम पढ़ के आए हैं जब कॉटेज इंडस्ट्री को बेचेंगे तो इनके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा, तो इसको वहाँ पे ले लेंगे। अभी तो यहाँ पे आएगा, कितनी है हमारे पास अनरजिस्टर्ड को 10 मिलियन की, लगाएं 18%, कितना आएगा 1.8, ये भी हो गया। उसके बाद इसमें तो एग्जेम्प्ट भी हैं, ओके। तो टैक्सेबल सप्लाइज बनती हैं इसकी 38, और जमा करें कितना बनता है 6.84। ये है आपके पास। अच्छा, उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे एग्जाम सप्लाइज। अब यहाँ पे क्योंकि टैक्सेबल के अलावा भी हैं तो यहाँ पे हम करेंगे अपोर्शनमेंट। एग्जाम सप्लाइज कितने की हैं, 9 मिलियन की। इसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं होगा। डन हो गया। अब हम निकालें सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल, उस पर चलते हैं, देखते हैं जी हमारा आउटपुट टैक्स कितना आया है 6.84। हमने यहाँ पे लिख दिया जी 6.84। इनपुट टैक्स में लेंगे 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, 6.84। इसका हमने लिया 90%, कितना बनेगा 6.156। और लेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स। ब्रॉड फॉरवर्ड हमारे पास कितना है 2 मिलियन का है। बाकी हमें कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम बना लेंगे वर्किंग, और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। मशीन इसने कहा है इस्तेमाल हुई है एग्जाम सप्लाइज में, इसका मतलब मशीन का इनपुट टैक्स तो क्लेम हो नहीं सकता। अगर टैक्सेबल में होती हम लेस करवाते, और तो कुछ नहीं। हाँ, लाइनें छोड़ते हैं और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं फर्दर टैक्स। वो कितना चार्ज होगा 4%, लेकिन किसका लेंगे 10। उसने कहा इसमें से 10% जो है कॉटन इंडस्ट्री की है, कॉटन इंडस्ट्री के ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो 9 मिलियन का 4% लें, क्या जवाब आएगा, ये हमारे पास आ गया फर्दर टैक्स। अब सिर्फ अपोर्शनमेंट रह गई है। अपोर्शनमेंट की वर्किंग में नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे वर्किंग बनाएंगे। आप वर्किंग नंबर 1, अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। डन। हम यहाँ पे कॉलम लेंगे एक वैल्यू का और दूसरा लेंगे हम अपना इनपुट टैक्स का। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टैक्सेबल सप्लाइज और यहाँ पे आ जाएगी एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल कितनी है 28, ये कितनी है 10, कितना बनेगा 38। जो इनपुट टैक्स हमने अपोर्शन करना है वो कितना है, बताएं ज़रा। इसको जमा कर लेना 2.88.936, इसको जमा करें कितना बनता है, बिकॉज मशीनरी अलग है, ये अलग है 3 ये है हमारा कॉमन इनपुट टैक्स। ज़रा करके बताएं पोर्शन कितना जवाब आता है। टू 2.81। चलो बाकी बैलेंसिंग निकाल दें मुझे। 3.816 से 2.81 लेस करवा देना। बैलेंसिंग क्या होती है 1.06 006। यार क्या करा रहे, इसको लेस की है इसमें से, ये मुझे तो कितना आता है 2.816 आ रहा था, इसको 3 में कर देते हैं। ये वाला तो ये कितना आ रहा है, फिर डेसिमल बताओ ना कितना आ रहा है। इसको इस पे डिवाइड करो, से मल्टीप्लाई 2.811। अब बताओ कितना आता है, 3 में कर लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। 1.0 1.00 हो गया, अपोर्शनमेंट होगी। अब हमें पता है ये क्लेम हो जाएगा, या आ जाएगा हमारे पास 2.811
जमा करें कितना बनेगा 4.811। लोअर ही लेके आना है, लोअर हमारे पास यही है, तो 4.811 लेस करवाएंगे कितना था 6.84 माइनस 4.811 2.029। और कुछ मशीन में कुछ नहीं है, फंड टैक्स इसमें ऐड कर दें, आपके पास आ जाएगा आपका सेल्स टैक्स पेएबल कितना बनता है 2389। ये हमारा मिस्टर बी का है। आसान था, ये भी इतना मुश्किल तो नहीं था। इसको देख लें अच्छी तरह, इसकी भी कोई अच्छी सी तस्वीर लेके शेयर करता ताकि पूरी है। नोट कर लें, नोट कर लें। थर्ड स्केड्यूल वाला सिंपल सी बात है, उससे क्या आपने जो परचेजेस की हैं 20 मिलियन की, इसमें से 80% तो नॉर्मल है। नॉर्मल 16 मिलियन की गुड्स बनती हैं, रेट लगाया आ गया। उसमें से जो 20% है वो हमारी क्या है थर्ड स्केड्यूल आइटम। अब थर्ड स्केड्यूल आइटम की जो रिटेल प्राइस है उसने कहा है कि जितनी खरीदी है आपने गुड्स उसका 30% और ऐड करेंगे तो क्या आएगी आपके पास रिटेल प्राइस। तो हमने क्या किया, उसको 1.30 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज थर्ड स्केड्यूल आइटम हम हमेशा रिटेल प्राइस पे खरीदते हैं और रिटेल प्राइस पे बेच रहे होते हैं। तो हमने उसकी निकाली रिटेल प्राइस, उस पर हमने टैक्स लगा दिया। समझ आ गया। अब टोटल कितना है परचेजेस, उसका कितना परसेंट उसने क्या है रिटेल आइटम है, ये देखो। तो 20 का 20% लिया, क्या आ गया रिटेल, उसका हमने रेट लगा दिया कि उसकी प्राइस क्या बनती है। 20 का लेंगे 20% क्या जवाब आएगा 4 को मल्टीप्लाई किया 1.36 से, तो उस 4 मिलियन के आइटम्स की हमें मिल गई रिटेल प्राइस इतनी बनती है। ये लाइन देखें ना, जो टोटल सप्लाईज आपने की हैं यहाँ पे उसने नोट दिया हुआ है, उसमें 20% क्या है रिटेल वाली। टोटल कितनी है 20 का 20% लिया, आपके पास क्या आ गई रिटेल की वैल्यू आ गई, इतनी रिटेल आइटम्स हैं। उसको 1.3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया रिटेल आइटम की प्राइस आ गई 30%, बिकॉज 30% उसमें ऐड करने। अगर आप इसका 30% लें फिर ऐड करें, सिंपल आप उसको 1.3 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों पास है, असाइनमेंट से बात तो नहीं की थी क्यों, ये बड़ा मसला आता है। चलिए मिस्टर सी कैलकुलेट करें, मिस्टर सी चले जी इसको डिस्कस करते हैं। ये नोट कर लिया, ले लिया ना। अब वो कहता है जी उससे टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन तो है ही नहीं, इसने कोई चीज़ रजिस्टर्ड पर्सन से नहीं ली, डन। इसने टैक्सेबल सप्लाईज ली हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से, लिख लेते हैं अनरजिस्टर्ड। अब अनरजिस्टर्ड को टैक्स दिया होगा, टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम अन 6 मिलियन की, और इसका उसने नोट दिया है इसमें से 2 मिलियन की सप्लाईज वो हैं जो कॉटेज इंडस्ट्री से ली हैं। अब वही बात है, कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है एग्जैम्प्ट। अब वो एग्जैम्प्ट है, क्या वो आफ्टर टैक्स ले सकती है, नहीं ले सकती। फिर भी अगर पेपर में हमें करना है हम कर लेते हैं। कितनी है जी टोटल 6 मिलियन की, इसमें से 2 मिलियन कौन से हैं कॉटेज इंडस्ट्री के, वो लेस करवाओ, ये आ गई 4 मिलियन की। कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं आएगा बिकॉज ये कौन है अनरजिस्टर्ड। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे परचेजेस फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री, कितने की हैं 2 मिलियन की, उसके ऊपर भी हमने कोई टैक्स पे नहीं किया होगा। अब क्वेश्चन है तो मैं वैसे ही 6 लिख देता, क्वेश्चन है ना कि मैं 6 लिख देता, मैंने क्यों किया है। सवाल के रिक्वायरमेंट में जाए ज़रा, वो जो ब्रैकेट में लिखा क्या है ऑल एग्जाम्पशन रेलेवेंट एग्जाम्पशन। अब देखें 6 एग्जाम्प्ट है, उसको भी पता है मुझे भी पता है, बट उसने लाइन क्यों लिखी है, मैंने बताना है कि भाई इस 6 में से 4 ये वाला एग्जाम्प्ट है इस वजह से, और 2 एग्जाम्प्ट है किसकी वजह से कॉटेज इंडस्ट्री की वजह से, इसलिए हमने क्या किया है इसको ऐसे किया। नहीं करेंगे मार्क्स लूज हो जाएंगे। अब देखा जाए टेक्निकली इस 6 पे को टैक्स दिया, अगर मैं यहाँ पे 6 लिखा होता एग्जाम्प्ट किया होता तो सोल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, वैल्यूज़ ठीक निकलनी थी। बट उसने क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, और वो उसने लिखा ही बोल्ड करके हुआ है, इसका मतलब उस पर फोकस करना है। जब रेलेवेंट का वर्ड आ गया तो रेलेवेंट में यही है कि यार 6 का लिए इस 6 में से 4 यहाँ फॉल कर रहा है इसलिए एग्जाम्प्ट है,
दो यहाँ फॉल कर रहा है इसलिए एग्जाम्प्ट है, ये रेलेवेंसी आती है। ये रेलेवेंट चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर चूंकि अभी अब रिपोर्टिंग पढ़े या नहीं पढ़े, मैं आपको रिपोर्टिंग में बताता हूँ। FAR1 में ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आप अगर पीपी कर रहे हैं, पीपी के पास पेपर्स कर रहे होंगे, वहाँ देखिएगा एक क्वेश्चन आता है जी, सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू IAS 16, ठीक है। अब अगले टाइम में देखते हैं लिखा होता है सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट IFRS, ठीक है। अब फर्क क्या है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन पढ़ी है आप लोगों ने अभी तक, आइडिया है रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह का। जब आप रिवैल्यूएशन वगैरह पढ़ेंगे आपको आइडिया होगा कि अगर IAS 16 के मुताबिक वैल्यू में कमी आती है ना, IAS 16 कहता है ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। सवाल की रिक्वायरमेंट है ना, अगर सोल्व अकॉर्डिंग टू IAS 16 वैल्यू में कमी आएगी, हम क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। अगर उससे कहना सोल्व अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट IFRS, रेलेवेंट IFRS में इसको IAS 36 कहते हैं, ये इंपेयरमेंट है। वैल्यू में कमी आ जाना क्या कहलाती है, इंपेयरमेंट कहलाती है। तो रेलेवेंट का वर्ड जब चेंज होता है ना तो ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। जब उसने यहाँ पे रेलेवेंट का वर्ड लिख दिया तो रेलेवेंसी यही है कि इस 6 में से 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, उसको लग गया पता कि जो कंसेप्ट आता है, डन। और ना एग्जाम सप्लाईज है, हाँ मशीनरी है, ओके मशीनरी ले लेते हैं जी। मशीनरी कितनी है, मशीनरी कितने की लिया उसने, 12 की, 18% कितना बनेगा, 2 पॉइंट, और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तो मशीनरी का नोट है कि दिस मशीन इज यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाईज ओनली, तो उसका तो पोर्शनमेंट वहाँ पे करेंगे टैक्सेबल में जाके, अभी तो नहीं है। और पर कुछ नहीं परचेजेज में तो है क्या, बस मशीन की पोर्शनमेंट है। चलें आगे चलते हैं, सप्लाईज की बात करते हैं। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, क्या लेंगे, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन कितने की हैं, 42, रेट 18, अमाउंट आगे है। टैक्सेबल सप्लाईज तो नहीं है अनरजिस्टर्ड को, ठीक है। एग्जाम सप्लाईज हैं, वो कितने की हैं, 15 की, कोई टैक्स नहीं है। फिर हमारे पास हैं जी 0 रेटेड, ये कितने की हैं, कितना सम बनता है, 60, डन। आगे चलते हैं, आउटपुट टैक्स लिखना है यहाँ पे हमने। आउटपुट टैक्स कितना आ जाएगा हमारा, 7 पॉइंट, कोई कॉमन इनपुट टैक्स है सवाल में, नहीं है ना, इसका मतलब ये सीन तो हमारा यहाँ पे टोटली कट ही हो गया। जब कॉमन इनपुट टैक्स है ही नहीं तो 90% वाला रूल वगैरह कुछ अप्लाई नहीं होना। आउटपुट टैक्स आ गया, हाँ अब इसमें से क्या होता है, लेस करवाना है हमने मशीन का इनपुट टैक्स, लेस करेंगे इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट, ये हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पे अपोर्शनमेंट कर लेते हैं, सिर्फ मशीन की अपोर्शनमेंट जो है वो हम करेंगे। यहाँ आ जाएगी वैल्यू, यहाँ आ जाएगा इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट। अब उसने क्या क्या है कि मशीन इज यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाईज ओनली, किसके लिए, अब टैक्सेबल का मतलब कि जिसके ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा हो, तो ये टैक्स तो इसके ऊपर भी चार्ज हो रहा है और इसके ऊपर भी चार्ज हो रहा है। इसके ऊपर चार्ज हो रहा है किसके ऊपर, इसके ऊपर चार्ज हो रहा है किसके ऊपर, ठीक है। इसका मतलब हम किस में करेंगे, इन दोनों में अपोर्शनमेंट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास नॉर्मल सप्लाईज, यहाँ आ जाएगी मेरे पास 0 रेटेड। तो ये 42 है और ये कितनी है 7, ये बनेगा 49। ये कितना बनेगा टैक्स जो हमने पोर्शन करना है, 2.16। जरा बताएं 2.16 डिवाइड बाय 49 मल्टीप्लाई 42 कितना बनता है, 1.85। रिमेनिंग बताएं 0. ये ले, अब 1.85 हम इसमें से लेस करवा देंगे एज इट इज़। फिर आ जाएगा सेल्स टैक्स पेएबल, कितना बनेगा 5.71। फिर दूसरा हम क्या लेंगे, रिफंडेबल, रिफंड कितना आ जाएगा हमारा 0.30, 0.36 था कि 0.30 था,
मैं करूँ बैलेंस नहीं हो रहा ना, 1.85 0.30 2.16 नहीं बनता, बैलेंस नहीं हो रहा ना, 2.16 बैलेंस भी कर रहे हैं तो 0.31 ये आ जाएगा हमारे पास 0.31। तो ये हमारे पास सी है और यहाँ पे हमारा स्प्रिंग 24 की अटेम्प्ट का सवाल टोटली कंप्लीट होता है। मिस्टर ए भी हमने देख लिया, मिस्टर बी भी देख लिया और मिस्टर सी भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब बताएं जी, नोट करने कर लें, सवाल को एक दफ़ा सामने रखें, सॉल्यूशन आपके सामने करवाया है, सारी मैंने एडजस्टमेंट कराई है, क्वेश्चन पेपर पकड़ो, सॉल्यूशन देखो, कोई सवाल है पूछो मेरे से, शाबाश। और ये 16 नंबर बहुत आसान है, अगर इस अटैम्प्ट में भी बच्चे का सेल टेस्ट पास ना होना तो फिर सोचें। लेकिन जब आप एग्जामिनर कमेंट्स आएंगे ना रिजल्ट के बाद, देखिएगा कि कितने प्रॉब्लमेटिक न्यूमेरिकल होगा ये वाला। उसके तो रीजंस मैं आपको अभी बता रहा हूँ रिजल्ट से पहले क्या होंगी प्रॉब्लम कॉमन, बच्चों से मल्टीपल पीपल हैंडल नहीं हुए होंगे। अब पेपर में सबका सवाल आता है ना, उस वक्त जहन काम ही नहीं करता स्टार्ट कैसे करना है, हालांकि फॉर्मेट सब कुछ याद है। अब पर्सन ए बी सी है ना, अब बच्चा कन्फ्यूज है कि है इसी फॉर्मेट में स्टार्ट कर लो जिसमें लिखा हुआ है। अब आप देखिए, हमने पहले ए कैलकुलेट किया तसल्ली से, फिर बी किया, फिर सी किया। क्लास की भी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, अगर उसमें से सारी ये डिस्कशन में काटूँ, जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके जवाब का वेट करो, अगर वो मैं काटूँ ना सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से देखो, मैं रीड कर रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ, एलोकेटेड टाइम से कम टाइम में सवाल सॉल्व हुआ है हमारा, तो आप देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। तो द थिंग इज, भाई इधर कर ले कैमरा, इधर कर ले कैमरा मैन। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब ये इस तरह का सवाल है ना, अब मैंने कल भी हमें मल्टीपल पर्सन का सवाल किया था, 2 पर्सन थे, आज भी हमने वो किया। और इस तरह की चीज़ें प्रॉब्लमेटिक क्यों होती हैं, बच्चे से सवाल स्टार्ट नहीं होता, यार कैसे करना है कैसे नहीं करना, स्टार्ट कैसे करना है, चीज़ें कैसे बीच में आएंगी, ये कन्फ्यूज़न हो जाती है हमें। तो अगर मल्टीपल पर्सन है, जैसे ए बी सी हो गया, ए बी सी डी आ जाए, पहले ए को पकड़ो पूरा सॉल्व कर लो, फिर बी को कर लो, फिर सी कर लो, फिर डी कर लो, वो एक अप्रोच होती है। हाँ जी, नोट नंबर समझ, सवाल समझ नहीं आया। एडजस्टमेंट नंबर, अब इस सवाल में एडजस्ट नंबर थी, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन नहीं आता, बट ये क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। आपको अगर सवाल दिखाऊंगा मैंने जो अच्छे सवाल है, आपको लग पता जाना है। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। इसको दफ़ा रीड कर लें सवाल को, या अभी यहाँ पे रीड करें, सॉल्यूशन आपके सामने, सारी एडजस्टमेंट्स देखें, कोई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है तो मुझे, ठीक है, समझ आ गया, एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो यहाँ पे हम इसको सेल्स टैक्स को आज ऑफिशियली वाइंड अप करते हैं। मैंने आपको रीसेंट अटैम्प्ट का सवाल करवा दिए, अब मैं आपके पास संडे तक मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा जो 5-6 के करीब सवाल होंगे, आप लोगों ने वो सवाल देख लेने हैं, ठीक है, और ग्रेजुअली आपने देखने रोज़ का सवाल देखा ताकि प्रैक्टिस हो जाए। कुछ क्वेश्चंस मैंने बचा के रखने हैं ताकि मैं आपको जुलाई के मंथ में प्रैक्टिस करवा दूँ। अगर सारे अभी करवा दूँगा ना, जुलाई में आप लोगों के हो गए होंगे, उस वक्त आप लोगों से फिर होना है कि यार किए हुए हैं, आते हैं ये यार वो है, लथार्जिक आपकी नेचर हो जानी है तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। कुछ अभी करवा दिए, कुछ मैं आपको 5 से 7 जो है रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, और रिमेनिंग हमने जुलाई में करनी है जब हमने सेकंड टाइम सेल्स टैक्स करना है, बिकॉज सेकंड टाइम सेल्स टैक्स हमने इसी तरह डिटेल साथ ही करना है, बट उस वक्त हमारे पास चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए होनी चाहिए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो सेल्स टैक्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने सारे कर लिए हैं, सारे कर लिए ना, अब जब हम दोबारा कर रहे होंगे, अब मेरे पास आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करवाने के लिए कुछ नहीं होगा, सारा मैंने करवा दिए। लेकिन न्यूमेरिकल्स जो है, न्यूमेरिकल्स में हमने रिस्क नहीं लेना, तो हमने अभी 5 या 6 किए न्यूमेरिकल्स, 5 मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं। इतने मैं आपको रिकॉर्डिंग्स दूंगा संडे तक, मंडे को मिल जाएंगी आपको, वो आपने करनी है। फिर इतने ही जो होंगे मैं आपको जुलाई में करवाऊंगा ताकि मेरे पास जुलाई में रूम हो कि मैं आपको सेकंड टाइम जब सेल्स टैक्स करवा रहा हूँ हम प्रैक्टिस कर सकें। डन हो गया। कल आप लोगों का टेस्ट है, आप लोगों ने टेस्ट देना है और वो टेस्ट लाजमी देना है। वो टेस्ट आप कह सकते हैं कि आपका वो किक स्टार्ट टेस्ट है, मुझे सिर्फ देखना है कि आप लोग लिखते कैसे हैं, सिर्फ लिखते कैसे हैं।
जस्ट आई वॉन्ट टू नो, कभी आप पीआरसी से उठ के आए हैं मेजोरिटी बच्चे, आप फर्स्ट टाइम फिजिकल पेपर कैसे करते हैं, क्या आपका तरीक़ेकार है, कैसे आप अटैम्प्ट करेंगे, ये चीज़ मैंने देखनी है। उसके बाद मैं आपको अगले वीक में ही फिर एक टेस्ट का स्केड्यूल दूंगा, सेल्स टैक्स का 5 टेस्ट का, उसमें फिर आप मुझे सुकून से देना, वो हमारे रियलिस्टिक टेस्ट होंगे, बट कल का टेस्ट आप लोगों ने लाजमी देना है। मंडे से हम ऑफिशियली अपना इनकम टैक्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, रिमेनिंग 70% ऑफ एरिया। तो इंशाल्लाह हमने, हमारा टारगेट 30 जून है, 30 जून तक हमने अपना सिलेबस जो है वो इंशाल्लाह हर हाल में वाइंड अप करने। तो एज ऑफ नाउ सेल्स टैक्स कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने ना करवाई हो। हमने पूरा सेल्स टैक्स डिस्कस किया डिटेल में, हर एक चीज़, हर एक चैप्टर डिस्कस किया, हर एक डेफिनेशन जो है वो हमने डिस्कस की है, कोई रूल, कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ा। रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन, ब्लैक लिस्टिंग, रिकॉर्ड, ऑडिट, सारा कुछ हमने डिस्कस किया। फिर सेल्स टैक्स के अभी तक के जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पास्ट पेपर में आ चुके हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। ऐसे ही है, सेल्स टैक्स की समरी आपको वो करवाई, आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट करवाया, आपको रीसेंट अटैम्प्ट का सवाल भी करवाया न्यूमेरिकल का जो स्प्रिंग 2024 का आया। ये सारा कुछ जो है वो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। तो सेल्स टैक्स हमने फुल फ्लेज कर लिया। अब हम मंडे से क्या स्टार्ट करेंगे, अपना इनकम टैक्स जो है वो स्टार्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो जिनके लेक्चर पेंडिंग हैं, वट एवर जो भी रीजंस हैं, वो आहिस्ता ग्रेजुअली तो कवर करें, लेकिन इनकम टैक्स में कोशिश कीजिए कि इसमें लेक्चर पेंडिंग ना हो। इनकम टैक्स का स्टार्ट होने मैं आपको बताता हूँ, इनकम टैक्स स्टार्ट में थोड़ा स्लो होगा, फिर उसकी अचानक पेस पकड़ी जाती है। मतलब आप कह सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, रिबेट्स, ये 4 चैप्टर जो है एक हफ्ते में ख़त्म हो जाने हैं। एक चैप्टर सैलरी है, वो एक चैप्टर एक हफ्ते में होने, अगले हफ्ते में आपके 4 चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं। ये इनकम टैक्स की पेस है। तो इनकम टैक्स हमारा यूँ निकलना है, स्टार्ट लगता है स्लो है, अचानक तेज़ होता है, फिर स्लो होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो इनकम टैक्स में आप लोगों ने कोशिश करने हैं आपका पेंडिंग लेक्चर ना हो। अब सेल्स टैक्स के लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे भी अवेलेबल किए हैं, जिसके मिस हैं वो वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इनकम टैक्स में ये फैसिलिटी नहीं होगी, जिनके पास पोर्टल है सिर्फ वही देख पाएंगे। इनकम टैक्स में आपने रेगुलर है। द रीज़न वॉज डैट सेल्स टैक्स पूरा अवेलेबल करने की रमज़ान था, आप लोग बरकतें कमाने निकले हुए थे। नमाज़ों के बाद चप्पल उठाने वाली बरकत की बात नहीं कर रहा मैं, रमज़ान की बरकतों की बात कर रहा हूँ। बट एज ऑफ नाउ इनकम टैक्स में रूम नहीं है। इनकम टैक्स हमने देखना है, साथ साथ देखना है, जो रेगुलर नहीं है वो रेगुलर हो जाए तो बेहतर होगा, वो साथ साथ करना है। तो अभी तो हमारी डेट क्या आज 19, रिज़ल्ट से पहले पहले आपका इनकम टैक्स पे अच्छा खासा हो गया होगा। चले खैर, इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को। कल आप लोगों ने टेस्ट जो है वो लाजमी देना है।